नमस्ते बच्चों, मैं शिवानंद पाराशर स्वागत करता हूं आपका गुजरात स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सिस्टम की तरफ से। तो आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, मॉडर्न नेशनलिज्म की। हमने देखा 1857 की क्रांति को, देखा किस तरीके से पूरे नॉर्थ इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ एक रिवोल्ट हुआ, जिसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। राजाओं ने, नवाबों ने, पीजेंट्स ने, सिपाहियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब हम मूव करेंगे मॉडर्न नेशनलिज्म की तरफ कि किस तरीके से जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल हुआ, उस स्ट्रगल में जो मासेस हैं, जो लोग हैं, हर व्यक्ति को ये कैसे रियलाइज हो कि पूरा देश जो है, जो नेशन इंडिया है, वो एक ही है। उस पूरे नेशन के लिए हमें फाइट करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा गुरुजी श्री नए पद्म सागर जी महाराज एवं गुरनी श्री मैना सिंह जी साहेब जी का। साथ ही इस पहल को मूर्त रूप देने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गुजरात से श्री मेहुल जी रूपानी जी का एवं दिल्ली से श्री संजय जी संकलेचा जी का। तो जैसे मैंने बताया, नेशनलिज्म जो है वो एक टेरिटरी, जो अभी इंडिया की टेरिटरी है या पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया में थे, उस टेरिटरी में सभी लोगों को एक फीलिंग हो कि वो सब एक टेरिटरी को बिलोंग करते हैं, एक नेशन को बिलोंग करते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले क्या था, छोटे छोटे राजा महाराज थे, तो लोगों को क्या था कि हम इस राजा के, इस किंगडम के प्रजा हैं, हम उस किंगडम की प्रजा हैं, हम झांसी की प्रजा हैं, हम सतारा की प्रजा हैं, हम नागपुर की प्रजा हैं, या फिर अगर कोई किंगडम बड़ा हो गया तो हम मराठास के हैं, हम निजाम के अंडर हैं। पर इंडिया एक नेशन, जो पूरी एक टेरिटरी है, जो फीलिंग होनी चाहिए वो उस समय नहीं था। तो वो जो फीलिंग आना जरूरी था, वो नेशनलिज्म जो है वो कैसे आया, लोगों को कैसे ये फील आए कि हम सब लोग, चाहे हम महाराष्ट्र से हों, चाहे हम गुजरात से हों, चाहे हम तमिलनाडु से हों, वो एक नेशन को बिलोंग करते हैं, इंडिया को एक बिलोंग करते हैं। ये जरूरी था, तभी हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ सकते थे। तो यही हम अब इसमें आगे देखेंगे कि किस तरीके से फ्रीडम फाइटर्स ने जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, जो कॉन्शियसनेस, नेशनल कॉन्शियसनेस जो जगाया लोगों के अंदर, वो किस तरीके से जगाया, धीमे धीमे किस तरीके से जगाया, और फिर फाइनली 1947 में जाके हमको अंग्रेजों से आजादी मिली। ठीक है। इससे पहले लेकिन, बहुत पहले, ऐसा नहीं कि पहले कभी नेशनलिज्म, इंडिया एक पूरी तरह से कोई टेरिटरी नहीं था, पॉलिटिकली मतलब कोई एक ही राजा रूल कर रहा हो पूरे टेरिटरी पे, ऐसा पहले हुआ था। पॉलिटिकल यूनियन एज अ इंडिया जो था वो अशोक के टाइम पे हुआ था। उससे पहले भी नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो गुप्तास के टाइम पे भी हुआ, मौर्यास के टाइम पे अशोक, जैसे हम बता रहा हूँ मैं, अशोक ने पूरे अफगानिस्तान तक और इवन साउथ ईस्ट एशिया में भी काफ़ी जगह तक एक पॉलिटिकल यूनियन बनाया। फिर बाद में मुगल टाइम में, अकबर के टाइम पे ऐसा हुआ कि पूरा इंडिया जो है एक ही सेंटर से रूल कर रहा था। और फिर मराठास के टाइम पे भी ऐसा हुआ कि बंगाल से लेके पूरा पंजाब तक और साउथ में काफ़ी कर्नाटका तक ये पूरा मराठास के अंडर था। राइट। तो पॉलिटिकली जो एक एज ए यूनियन भी पहले था, लेकिन अभी अंग्रेजों ने जब पूरी तरह से इंडिया के ऊपर कैप्चर कर लिया, धीमे धीमे सब अपना एक्सपेंड किया, तो एक पॉलिटिकली एक यूनियन बन गया। ठीक है। अब उससे एक ही पॉलिटिकली एक ही यूनियन है, एक ही फॉरेन रूलर रूल कर रहा है। अब उससे आज़ादी दिलाने के लिए सभी लोगों को एक फीलिंग आनी चाहिए ना कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, वी ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो फीलिंग लाना जरूरी था, तभी हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते थे। ठीक है। लेकिन कल्चरली इंडिया ऑलवेज बीन अ सिंगल यूनिटी। मतलब कल्चरली तो इंडिया में, जैसे रिलीजन को हम देखें तो जो हिंदू रिलीजन है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, पूरे इंडिया में कल्चरली तो यूनाइटेड इंडिया रहा ही है। एक ही जो रिलीजन जो रहा है वो तो बहुत पहले से है। ठीक है। तो ये अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो कॉजेज क्या थे, अब हम ये देखेंगे कैसे जो नेशनल मूवमेंट राइज हुआ 1857 के बाद। 1857 तक हमने देखा कि उससे पहले छोटे छोटे ट्राइबल मूवमेंट्स या सिविल रिवेलियंस हुए। 1857 के बाद भी कहीं कहीं छोटे छोटे अपने जगह पर चलते रहे, पर उसमें कोई भी ये फीलिंग नहीं थी कि एक फॉरेन रूलर है, उससे हमें पूरे देश को आज़ादी दिलानी है। 1857 में जरूर ऐसा हुआ कि पूरे नॉर्थ इंडिया में एक रिवोल्ट हुआ, लेकिन उसके बाद
एक नेशनल मूवमेंट कि पूरे देश में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और वेस्ट में गुजरात से लेके गुवाहाटी तक ये फीलिंग आए कि ये जो अंग्रेज हैं इनसे हमें आज़ादी चाहिए, वो मूवमेंट जो होनी चाहिए उसके पीछे क्या हुआ और किस तरीके से लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म फीलिंग आई, उसके पीछे क्या कारण थे, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत बड़ा कारण जो माना जाता है वो है वेस्टर्न एजुकेशन। जो नेशनल मूवमेंट था उसमें वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहा। वो ये कैसे रहा कि वेस्टर्न एजुकेशन जो अंग्रेजों ने लागू किया, जो जिसका श्रेय दिया जाता है मैकॉले को, मैकॉले ने वेस्टर्न एजुकेशन को सिस्टम को इंडिया में अप्लाई किया कि सबको अंग्रेजी पढ़ाओ। और उसके पीछे कारण ये माना गया कि जब हम इंडियंस को अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो वो लोग हमें इजीली से सर्व कर सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, जो अंग्रेजों का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, उसको चलाना आसान होगा क्योंकि लोग इंग्लिश समझते होंगे और वो इंग्लिश वैल्यूज को अपना लेंगे, इंग्लिश जो रहने तरीके, इंग्लिश कल्चर को अपना लेंगे और अपना जो कल्चर है वो छोड़ देंगे। ये उनका पीछे थॉट प्रोसेस था अंग्रेजी को इंडिया में लागू करने का। लेकिन इसके साथ में एक और चीज हुई कि जब इंडियंस ने वेस्टर्न एजुकेशन ली, जो बाहर भी पढ़ने गए या इंडिया में भी इन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन ली, तो कुछ जो वैल्यूज उनको पता चली कि अंग्रेज अपने अपने यहाँ तो पढ़ाते हैं लिबर्टी, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने यहाँ पढ़ाते हैं इक्वलिटी, सब लोग बराबर हैं, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अपने यहाँ पढ़ाते हैं डेमोक्रेसी, सबको सब कुछ बोलने का अधिकार है, पीपल आर द सॉवरेन, लोग ही सब कुछ हैं, लोगों से ही पावर ड्राइव होती है। लेकिन इंडिया में पूरा उलट था। इंडिया में वो लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, वो अपने आप को समझते थे कि वो सुपीरियर हैं, इंडियंस आर लोअर रेस से हैं। या उन्होंने जिस तरीके से फिर पूरी जो हिस्ट्री लिखी वो उसमें ये कहा कि इंडिया तो बहुत ही पिछड़ी हुई रेस है, उनका कोई कल्चरल वैल्यूज नहीं है, कभी पास्ट नहीं रहा है और हमेशा बाहर के लोगों ने इन पर रूल किया है। इस तरीके से बताते थे इंडियंस को, इस तरीके से पढ़ाते थे अपनी कल्चर में। तो जब जो वेस्टर्न एजुकेटेड जो लोग थे उनको जब वैल्यूज पता चली तो उन्होंने देखा कि ये चीज़ तो हमें इंडिया में भी लागू करना चाहिए। जो ब्रिटिशर्स जो है हमें तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें इंफीरियर समझते हैं। तो ये चीज़ उन लोगों ने फिर इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाया। उन लोगों ने फिर स्टार्ट जो हुआ वो वेस्टर्न एजुकेटेड लोगों ने ही स्टार्ट किया। नेशनल मूवमेंट जो इनिशियली स्टार्ट हुआ, उन्हीं लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पहले जो मॉडरेट तरीके से पहले फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट की। तो वो हम आगे देखेंगे पूरा उसके बारे में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि इंडिया में नेशनल मूवमेंट के बारे में स्टार्ट हुआ। जो पहले एजुकेटेड लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया। फिर दूसरी चीज़ क्या हुई कि जब इंग्लिश लैंग्वेज पूरे इंडिया में फैलने लगी तो उससे लोग, एक रीजन के लोग जैसे तमिलनाडु के लोग हैं, वो नॉर्थ के यूपी के लोग होंगे या पंजाब के लोग हैं, उनसे कनेक्ट होने लगे। जो भी बंगाल के जो लोग होंगे अगर उनको कोई प्रॉब्लम है अंग्रेजों से, तो और अगर मुंबई में जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम है अंग्रेजों से, तो वो लोग भी आपस में कनेक्ट होने लगे बिकॉज नाउ दे हैड द कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश में वो लोग एक दूसरे से जुड़ सकते थे। तो ये एक कारण रहा नेशनल मूवमेंट का बढ़ने का। 1857 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 1860 में स्टार्ट हुआ, फिर 70s में, फिर 80s में, और फिर बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अभी की कांग्रेस है वही इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में उसका गठन हुआ। फिर वर्नैकुलर लैंग्वेज का भी रोल है। वर्नैकुलर लैंग्वेज होती है जो लोकल लैंग्वेज, जैसे अगर तमिलनाडु में तमिल है, गुजरात में गुजराती है, कर्नाटका में कन्नड़ है, तो इसको वर्नैकुलर लैंग्वेज बोलते हैं। तो वर्नैकुलर लैंग्वेज का भी रिवाइवल हुआ। उस लैंग्वेज में भी काफ़ी लोगों ने उसमें लिखना स्टार्ट किया, प्रेस स्टार्ट हुई, जर्नल स्टार्ट हुए, न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए। उस लैंग्वेज का भी रिवाइवल एक तरीके से हुआ। तो उस लैंग्वेज में भी जो नए थॉट थे, नेशनल थॉट और लिबर्टी जो बात हो रही है कि लोगों को ये पता चले कि वो एक फॉरेन पावर से रूल किए जा रहे हैं और उनको पूरा अधिकार है उनसे अलग होने का। अलग होने का मतलब उनसे आज़ादी लेने का, लिबर्टीज, डेमोक्रेसी, इक्वेलिटी, ये सब जो वैल्यूज हैं वो अब वर्नाकुलर लैंग्वेज के रिवाइवल से लोगों की मासेस तक पहुंचने लगी। इसलिए लोगों के अंदर ये फीलिंग आने लगी कि जो फॉरेन रूल है उसके अगेंस्ट हमें फाइट करना चाहिए, तो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो बेसिकली हर कॉज को मैं उसी से रिलेट कर रहा हूं। फिर जब ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया का जो पुराना सोशल ऑर्डर था, जिस तरीके से वो उनकी जो वैल्यूज थी, जैसे पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया आपको, जो वैल्यूज थी, जिस तरीके से वो लोग रह रहे थे, उसको उसमें इंटरफियर करना स्टार्ट किया लॉज के थ्रू।
तो उसको उससे भी इंडियंस जो है रिसेंट हुए, उनको लगा कि ब्रिटिशर्स जो फॉरेन रूल है वो उनके जो रहने का तरीका है उसको बदलना चाहता है, तो इसलिए वजह से भी नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। फिर एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए लेट सेकेंड 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी 1850 के बाद में। तो उसमें कई सारे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, जैसे कि राजा राम मोहन राय जिन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने विमेन के एम्पावरमेंट की बात की, बाल विवाह के विरोध में और विधवा विवाह जो होना चाहिए उसके लिए, विडो रीमैरिज एंड द चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम किया। राजा राम मोहन ने सती प्रथा को बैन करवाया था। ज्योतिबा फुले ने जो शेड्यूल कास्ट हम जिसको बोलते हैं, जो पिछड़े जो लोग हैं, कास्ट सिस्टम की वजह से उनको पिछड़े हुए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ किया, जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चले, उसका भी एक दूसरा ये हुआ, फायदा ये हुआ कि लोगों के अंदर अंग्रेजों के जो रूल है उसके बारे में पता चलने लगा। साथ ही साथ मतलब ये लोग कोशिश तो कर रहे थे रिलीजियसली रिफॉर्म करने की, सोसाइटी को सोसाइटल रिफॉर्म चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ लोगों को जो वेस्टर्न वैल्यूज, क्योंकि ये सब लोग वेस्टर्न ही पढ़े हुए लोग थे, राजा राम राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बताया जो वेस्टर्न वैल्यूज है वो भी स्प्रेड करने लगी। मतलब साइंटिफिक तरीके से आपको सोचना है, आपको सुपरस्टिशन पे नहीं फॉलो करना है, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, रेशनैलिटी आपको होनी चाहिए, ये सब। और पेट्रियोटिज्म, क्या आपको पेट्रियोटिज्म भी होनी चाहिए, कि देशभक्ति जो बात होती है, ये सब सारी वैल्यूज भी धीरे धीरे जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी उनके साथ मासिस तक, लोगों तक पहुंचने लगी। तो ये भी एक कारण बना फिर नेशनल मूवमेंट का। फिर ऑब्वियसली इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश तो कारण रहेगी रहेगी, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को पुअर और ज़्यादा पुअर बनाया, जिस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चर को पूरी तरह से एम्पावर्स किया, पूरी तरह से एक्सप्लॉयट किया, पीजेंट्स को एक्सप्लॉयट किया, आर्टिसंस को जैसे हमने देखा उसको एक्सप्लॉयट किया। कई सारे फेमाइंस आए, जिस तरीके से उनका जो वेन्यू सिस्टम था, जिस तरीके से वो एडमिनिस्टर कर रहे थे इंडिया में, कई सारे भुखमरी ऐसे फेमाइंस आए जिसके लाखों लोगों की मौत हुई। कई बार ऐसे फेमाइंस आए जिसके बारे में हम नहीं इतना पढ़ते हैं, रेगुलर न्यूज़ में नहीं पढ़ते हैं जिसके बारे में। ये भी सीड्स, इन्होंने भी सीड्स डाले जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो रिसेटमेंट होनी चाहिए, जिससे कि लोग पार्टिसिपेट करें नेशनल मूवमेंट में पूरे इंडिया में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था इकोनॉमिक जो पॉलिसी रही ब्रिटिशर्स का। देन पॉलिटिकल यूनिटी जो आई ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या हुआ जब उन्होंने एक सिंगल पॉलिटिकल सेटअप स्टैब्लिश किया। पहले तो क्या था, जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे राजाओं में के बीच था, तो राजा जैसे चाह रहा है उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो तरीका है वो डिफरेंट रहेगा। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया तो एक पॉलिटिकल यूनिटी आई, उन्होंने एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन रखना चालू किया, राइट। एक सिंगल पॉलिटिकल सेटअप स्टार्ट किया। तो वो भी एक कारण रहा कि लोगों के अंदर एक यूनिफिकेशन फीलिंग आने लगी धीमे धीमे, कि दैट वी बिलोंग टू अ इंडिया, एक नेशनहुड की फीलिंग आने लगी, एक वननेस की फीलिंग आने लगी जब एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन रहने लगा। तो ठीक है, एक कॉमन सिस्टम रहेगा, जुडिशियल सिस्टम रहेगा, एक कॉमन पुलिसिंग सिस्टम रहेगा, एक कॉमन आपका बाकी के जो भी सरकारी दफ्तर जो तरीका है, जिस तरीके से आप कुछ भी करना है, या रेवेन्यू सिस्टम है, कुछ भी है, तो एक कॉमन एक पॉलिटिकल होने लगा, यूनिटी एक काइंड ऑफ आने लगी। तो वो भी, उससे भी लोगों के अंदर एक वननेस, एक नेशनलिटी की फीलिंग आने लगी, वी बिलोंग टू अ सिंगल नेशन कॉल्ड इंडिया, राइट। देन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का भी बहुत बड़ा रोल है। जब अंग्रेजों ने अपने बेनिफिट के लिए, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, उन्होंने जब रेल का शुरुआत की, पोस्ट की शुरुआत की, टेलीग्राफ की शुरुआत की देश में, उससे आम लोग भी आपस में जुड़ने लगे, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को आना जाना आसान होने लगा। तो एक जगह से दूसरी जगह लोग एक दूसरे के बारे में जानने लगे, वो आसान होने लगा, एक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरे अपने आप को बताने लगा। तो और डिस्कस करने लगे एक दूसरे से कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो हमें भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उससे भी जो नेशनल मूवमेंट थी उसके राइज में एक्सलेशन हुआ। फिर मॉडर्न प्रेस की ग्रोथ हुई इस टाइम पर, जो सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मॉडर्न प्रेस भी आए। और इनिशियली आप देखोगे, जैसे हम डिस्कस करेंगे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे इनिशियली, वो सब के सब जो थे वो, उनकी प्रेस होती थी, वो सब के सब एडिटर थे, कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर निकालते थे वो लोग, न्यूज़पेपर के थ्रू अपने व्यूज़ को लोगों तक पहुंचा सकें।
तो ये भी एक कारण रहा कि लोगों तक अपने व्यूज पहुंचाना आसान रहा अब फ्रीडम फाइटर्स के लिए। जो अंग्रेजों के खिलाफ जो भी हमें लिखना था फ्रीडम फाइटर्स को, वो अब पहुंचाना आसान हो रहा था मॉडर्न प्रेस के थ्रू। और नॉट ओनली इन इंग्लिश और हिंदी बट इवन इन द रीजनल लैंग्वेजेस, जो वर्नेकुलर लैंग्वेज हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अब ईजिली लोगों तक पहुंचने लगी। तो जो डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन वो ईजी हुआ, और लोगों के अंदर जो फीलिंग आनी चाहिए एज एन वननेस की, नेशनहुड की, वो फीलिंग और आना आसान हो गया था। फिर एक और जो चीज़ हुई कि लोगों के अंदर एक प्राइड फीलिंग आने लगा कि उनका जो देश है, इंडिया है, उनका जो कल्चर है, दैट हैड अ वेरी ग्लोरियस पास्ट। अभी तक क्या था कि अंग्रेजों ने जो पढ़ाया वो ये पढ़ा रहे थे कि दे आर द सुपीरियर रेस एंड दे आर द इंफीरियर रेस एंड दे हैव बीन अंडर द फॉरेन रूल फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। मतलब जो इंडिया है वो फॉरेन रूलर के अंडर ही रहा है, इस तरीके से वो बताते रहे। तो उससे एक जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए लोगों के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो रहना चाहिए, वो खत्म करने के लिए ऐसा था। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि जब लोगों ने पढ़ा, जैसे कि स्वामी विवेकानंद है या RL मित्रा है, RG भंडारकर है, और फिर जब आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बना, ASI जो है, जिसने कई सारी चीज़ें नई फाउंड की, जैसे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में अंग्रेजों के टाइम पे ही पता चला, जो कि मतलब खो चुका था। बाकी के नए नए मंदिर खोजने में आए, जैसे खजुराहो के मंदिर जो थे वो खो चुके थे, तो वो भी अंग्रेजों के टाइम पे ही उनको फिर से पता चला कि ये हमारे पुराने पास्ट का पार्ट है। तो इस तरीके से एक नई पिक्चर लोगों के सामने रखी गई कि आपका पास्ट जो है, इंडियन जो कल्चर है, वो बहुत ही ग्लोरियस रहा है एंशियंट टाइम में। और हमें काफ़ी कुछ चीज़ें पता था, जैसे आर्यभट्ट ने जीरो की खोज किया, कुछ भी साइंस में भी बहुत, जो अभी हम जो बोलते हैं बेसिकली कि हमारा पास्ट काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी आगे थे हम लोग, इंडियन कल्चर जोड़ रहा है। तो वो लोगों के सामने अब और इजीली अब आने लगा। जब वेस्टर्न एजुकेटेड जो लोग थे वो लोग और पढ़ने लगे, नई नई चीज़ें सामने आने लगी, उससे लोगों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया दैट वी आर नॉट इंफीरियर, हम लोग किसी से पीछे नहीं हैं, हमारा जो पास्ट है वो काफ़ी ग्लोरियस रहा है, दैट हम जो बिलोंग करते हैं वो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही समृद्ध रेस से बिलोंग करते हैं, ये फीलिंग आने लगी। तो एक नेशनल हुड की जो मैं बात बार बार कर रहा हूँ, एक फीलिंग आनी चाहिए दैट वी आर पार्ट ऑफ अ सिंगल नेशन, कल्चर, एक ही कल्चर है, वो फीलिंग अब पूरे इंडिया में धीमे धीमे आ रही थी सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा कि जब इंडिया के पास्ट की रीडिस्कवरी हुई, उससे भी नेशनल मूवमेंट में तेजी आई। तो ये तो कारण जो थे मैंने डिस्कस किए किस तरीके से, तो आप अब समझ सकते हैं इजीली कि क्या हो रहा था। आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए कि उस समय क्या हो रहा था, क्या कारण था कि अब धीमे धीमे हम आज़ादी की तरफ लोग अब पार्टिसिपेट करना चालू करेंगे। अभी हम 1900 से पहले की बात कर रहे हैं, उसमें अभी सब ऊपर ऊपर चल रहा है। ऊपर ऊपर मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वही अब स्टार्ट करेंगे अंग्रेजों से आज़ादी की बात करना। अभी वो लोग अंदर तक लोगों तक नहीं पहुंचा है, वो हम 1900 के बाद फिर अब डिस्कस करें किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करने आएंगे। तो अब होगा क्या, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, उन ऑर्गेनाइजेशन का यूज करेंगे अंग्रेजों से पहले पिटिशंस करके, इनिशियली पिटिशंस करके, मतलब कि उनके सामने रखेंगे कि देखो आप ब्रिटेन में तो आप ऐसा करते हो और इंडिया में ऐसा करते हो, ब्रिटेन में तो आपको इक्वेलिटी की बात करते हो, लिबर्टी की बात करते हो, और इंडिया में आप हमको सिविल राइट्स कुछ दिन नहीं रखी, कोई फ्रीडम ही नहीं है हमारे पास। इन सब चीज़ों को वो धीमे धीमे प्रेजेंट करें, उन सब चीज़ों को पहले ब्रिटिश पीपल जो है उनके सामने रखेंगे, जिससे उनकी सरकार पर प्रेशर बने, क्योंकि वहां तो डेमोक्रेसी थी ब्रिटेन में, तो ना वहां तो प्राइम मिनिस्टर होता था उस समय भी, पार्लियामेंट थी, पर हमारे यहाँ नहीं था ना ऐसा कुछ। तो वो उस चीज के लिए कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनेंगी। अभी सेकंड हाफ की हम बात करें तो वो हम कुछ एसोसिएशंस देखेंगे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नेहरू जी की।
दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ही बनाई, देखो लंदन में ही उन्होंने बनाई, जिसको यूज था कि इंडियन क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए, कि इंडिया में जो हो रहा है उसको ब्रिटिश लोगों के सामने रखा जाए, पब्लिक जो ओपिनियन है ब्रिटेन में उसको इन्फ्लुएंस की जाए। जब पब्लिक के अंदर ये कुछ आएगी फीलिंग, तब वो लोग जो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज है उनके ऊपर प्रेशर आएगा, तब वो कुछ जाके इंडिया में कुछ करेंगे। ठीक है, तो लेकिन पर्पज अभी आजादी की बात नहीं हो रही है कहीं पे भी, अभी सिर्फ आजादी, अभी बात होगी कि इंडिया में अभी धीमे धीमे आप उनको उनको सिविल लिबर्टीज दो, उनको बोलने की आजादी दो, उनको कुछ भी करने की आजादी दो। कंप्लीट आजादी की बात नहीं होगी, उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम करो। जिस तरीके से वहां पॉवर्टी है, जिस तरीके से आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसको रोकने की बात होगी। जो आपका इंडिया का जो ट्रेड से पैसा आ रहा है वो इंडिया के लोगों के ऊपर खर्चा करो, ना कि पूरा का पूरा आप ब्रिटेन में लेके आओ। ये सब चीजें डिस्कस होंगी अभी इनिशियली। ठीक है, फिर बाद उन्होंने कई सारी ब्रांचेस इंडिया सिटीज में भी इस्टेब्लिश की। तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो बनाया वो दादा भाई नेहरू ने बनाया लंदन में। उसके बाद एक इंडियन लीग बनी शिशिर कुमार घोष ने 1875 में। उनका पर्पस था यही कि लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आए। फिर बना द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876 में, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने बनाया। ठीक है, जो कि बाद में इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से जाना गया, जो कि एक्चुअली बनाया गया था एक लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्होंने भी एक एसोसिएशन बनाई थी। वो लैंडलॉर्ड्स सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए लॉबिंग करते थे, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए ब्रिटेन में जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज है उनके से बात करते थे, लोगों के वेलफेयर के लिए बात नहीं करते। तो उसके अगेंस्ट ये बनाई गई थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए लोग ब्रिटिशर से बात करेगी। ठीक है, तो इसका पर्पस था कि लोगों के अंदर ऑब्वियसली पॉलिटिकल जो क्वेश्चन है लोगों के अंदर पहुंचाया जाए, मतलब पॉलिटिकली क्या हो रहा है, पब्लिक ओपिनियन जनरेट की जाए, नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट की जाए, लोगों के अंदर एक कॉमन नेशनहुड की फीलिंग आए उसके लिए। और किस तरीके से लोगों के पॉलिटिकल प्रोग्राम का मतलब है कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चालू करें धीमे धीमे, जो भी हो रहा है, जिस तरीके से ब्रिटिश रूल कर रहा है उस उस सब चीज़ों में धीमे धीमे लोग जुड़ के हैं, एसोसिएशन से जुड़े हैं, और पहले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है या ब्रिटिश जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सामने अपने इश्यूज को रखें। इस चीज़ के लिए था, जैसे कि उन्होंने क्या किया, जैसे कि उन्होंने 1870 में जब इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन था उसमें एज जो थी वो रिड्यूस हुआ, तो उसके लिए प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट। तो ये पॉलिटिकल प्रोग्राम मतलब लोग आके कुछ कुछ इश्यूज जो हों उस पर अपनी बात रखें। जैसे उन्होंने दूसरी बात की कि जो सिविल सर्विस एग्जाम है वो इंग्लैंड और इंडिया में एक साथ होना चाहिए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को भर्ती किया जाए, रिक्रूट किया जाए। तो देख रहे हो, मतलब जो अभी रूल जो सिस्टम चल रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें कैसे धीमे इंडियंस के इंटरेस्ट को देखा जाए, ये सब चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं इनिशियली। ठीक है, फिर जो इंडियन जो एसोसिएशन था इसकी कुछ ब्रांचेस फिर बाकी सिटीज़ में भी बनी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, इसलिए मेंबरशिप फ़ी भी बहुत ही कम थी। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस भी की इन्होंने कलकत्ता में, पहला ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ 1883 में, 1883 में, जो कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी उससे पहले का है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले एक पूरे पैन इंडिया लेवल, पूरे इंडियन लेवल पे जो कोई भी एसोसिएशन थी वो यही एसोसिएशन थी। बाद में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया तो उससे इन्होंने मर्ज कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आईएनसी का गठन हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका जो गठन हुआ वो एओ ह्यूम ने किया, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, अंग्रेजी थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, जो कि शिमला में रह रहे थे। उन्होंने 1885 में का गठन किया। तो उन्होंने कई सारे लीडर्स को इनवाइट किया पूरे इंडिया से, और फिर इंडियन नेशनल यूनियन की गठन किया। पहले इसको इंडियन नेशनल यूनियन बोला, बाद में इसका नाम आईएनसी रखा गया दादा भाई नेहरू के कहने पे। कांग्रेस क्यों? क्योंकि कांग्रेस अमेरिकन जो उस समय जो सिस्टम था, पार्लियामेंट थी, उसको कांग्रेस बोला जाता था इसलिए। तो
इसका पर्पज यही था कि पूरे इंडिया से लोग, पूरे इंडिया के लीडर्स इसमें आके पार्टिसिपेट करें और हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो कि पूरे इंडिया की बात कह सके अंग्रेजों से। तो पहला सेशन इसका जो हुआ, 72 डेलीगेट आए थे इसमें, सारे इंडियन प्रोविंसेस से, जिसमें सारे रिलीजियस लोग थे, सारे रिलीजन के लोग थे, नॉट रिलीजियस लोग, सारे रिलीजन के लोग थे, पूरे इंडिया के सारे स्टेट से आए थे। और इसको प्रेसिडेंट जो फर्स्ट थे वोमेश चंद बनर्जी थे। बाकी इसमें जो पार्टिसिपेट किया वो दादा भाई नेहरूजी, लिंसो वॉचा, विलियम वेडरमन, फिरोज शाह मेहता, काफ़ी जो भी बड़े बड़े लोग थे उस समय, उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब इसके पीछे थ्योरी होती है, कुछ थ्योरीज हैं कि आखिर इसको क्यों बनाया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो क्यों बनाया गया, तो और अंग्रेज ने ही क्यों बनाया। तो इसके पीछे बोला जाता है कि एओ ह्यूम थे, वो जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बोलते हैं कि जब उन्होंने देखा तो इंडियंस की जो हालत थी तो उससे प्रभावित हो गए, उन्होंने ये बनाया जिससे कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश रूल है, वो इंडियंस के वेलफेयर के लिए काम करे, इंडियंस की वॉइस को सामने रखे ब्रिटिशर्स के सामने, और लोगों को पॉलिटिसाइज किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपनी बात रख पाएं। ये एक थ्योरी बोली जाती है जो कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बोलते हैं। साथ ही इसमें बोला जाता है कि अगर बाद में ये अपनी आज़ादी के लिए भी बात कर रही थी या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाती जो सीधा आज़ादी की बात करती, तो वो किसी इंडियंस के थ्रू बनाना आसान नहीं था, क्योंकि अगर इंडियंस के थ्रू बनाते तो ब्रिटिशर्स जो है वो इजीली सप्रेस करते, राइट, इजीली सप्रेस कर सकते थे। इसलिए अगर कोई ब्रिटिशर बना रहा था ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो आसान था, वो भी एक इंडियन सिविल सर्विस का रिटायर्ड ऑफिसर। फिर एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी जाती है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या दी जाती है, सेफ्टी वॉल्व क्या होता है, सेफ्टी वॉल्व होता है कि जब किसी भी कोई भी इक्विपमेंट है उसमें अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो एक वॉल्व होगा जो कि प्रेशर रिलीज कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज होता है एक बफर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने का था, ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पीपल के लोगों के बीच में। हो क्या रहा था कि जब 19th सेंचुरी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे, लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही थी कि ब्रिटिश जो रूल है वो, ब्रिटिश जो पॉलिसीज है वो उनके वेलफेयर में नहीं है, तो लोगों के अंदर गुस्सा आएगा, लोग हथियार उठाएंगे, लोग मूवमेंट करेंगे। तो उस चीज़ को, प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी। ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी जाती है कि जब जब मासेस के अंदर गुस्सा आया, जब जब मासेस उस हद तक पहुंचे कि वो लोग हथियार उठा के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सीधा मरने के लिए तैयार हो जाएं, तब तब जो नेशनल कांग्रेस है वो इस तरीके से काम करेगी कि वो जो प्रेशर है उसको रिलीज करे, लोगों को समझाए और लोगों को बोले कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे वेलफेयर के लिए कुछ कानून लेके आ रहे हैं, या हमें सेल्फ रूल के लिए, स्वराज के लिए कुछ कानून दे रहे हैं, कुछ कुछ मेजर्स ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी जाती है कि जो नेशनल कांग्रेस है वो इंडियन लोगों के इंटरेस्ट में नहीं था, बल्कि वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह एज अ बफर ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश किया था एओ ह्यूम ने। और लॉर्ड रफलिन उस समय जो वॉइसराय थे, उन्होंने ये साजिश रची थी, कॉन्स्पिरेसी थी, ये एक थ्योरी दी जाती है। तो ये दो थ्योरीज हैं। कांग्रेस के स्टेब्लिशमेंट के बाद इनिशियली जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो लोग स्टिल ब्रिटिश जो रूल था उससे लॉयल थे, मतलब उसकी अथॉरिटी को डिसोबे नहीं करते थे और ब्रिटिश जस्टिस में बिलीव करते थे कि धीमे धीमे ब्रिटिशर से ही हमें अपने लोगों के वेलफेयर के लिए कानून मिलेंगे, धीमे धीमे उन्हीं से हमें उनके जो ब्रिटेन में जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ इंप्लीमेंट कराना है। तो ये मॉडरेट फेज था, ऐसे नहीं था कि लोग सीधे ब्रिटेन की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं था, या हथियार उठा लेंगे, ऐसा नहीं था। वो मिलिटेंट फेज 1905 के बाद से स्टार्ट हुआ, इसे मॉडरेट फेज बोला जाता है। और जो भी कांग्रेस में लीडर थे वो सारे मोस्टली वेस्टर्न एजुकेटेड मॉडरेट पीपल थे। ठीक है, तो इनमें हम कुछ लीडर्स के नाम देख लेते हैं, जैसे दादा भाई नेहरूजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, और जिन्होंने, हमने देखा कि उन्होंने वो एसोसिएशन बनाई थी लंदन में, वो इसीलिए बनाई थी कि जिससे कि वो पिटीशन कर सकें, और वो खुद भी हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है वैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी बने जिससे कि वो अपनी इंडियन वॉइस को वहाँ रख सकें।
इंडिया में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, किस तरीके से इंडिया के वेलफेयर के लिए चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने जो इंडिया में जो पॉवर्टी थी और जिसके पीछे के कारण ब्रिटिश रूल था, उसको भी, उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्रिटिश जो रूल है वो अन ब्रिटिश है, मतलब जो ब्रिटिश वैल्यूज हैं ब्रिटेन में उनके उसके अगेंस्ट है और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, और उसी की वजह से, ब्रिटिश रूल की वजह से ही इंडिया में पॉवर्टी है। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, ब्रिटेन में एक इंक्वायरी बैठी। आप समझने की कोशिश करें कि वहां पे सब तरह के लोग थे ब्रिटेन में उस समय। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको पता ही नहीं था किस तरीके से रूल हो रहा है। अभी तरह इंटरनेट और अब क्विक मीडिया तो है नहीं, सोशल मीडिया, तो तुरंत पता चल जाएगा क्या हो रहा है इंडिया में। वो यहाँ की पिक्चर ऐसे दिखाते थे, ब्रिटिश जो रूल था इंडिया में वो ऐसे दिखाता था कि वो यहाँ के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। वो इस तरीके से दिखाते थे कि मतलब यहाँ पे लोगों को अपने अपने आप को रूल नहीं कर सकते हैं, बहुत ही गरीब हैं, उन्हें कोई सेंस नहीं है, इंफीरियर रेस के लोग हैं, इनका कोई कल्चर नहीं रहा है, हमेशा से फॉरेन रूल के अंडर रहे हैं, तो इनको सिविलाइज करने के लिए, इनके वेलफेयर करने के लिए, इनको रूल करने के लिए एक सुपीरियर रेस की जरूरत है, जो कि हम हैं, ब्रिटिश रेस है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा था, जस्ट इकोनॉमिकली इंडिया को डिप्राइव किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, और कुछ नहीं। तो उसी के ऊपर उन्होंने ये किताब लिखी, पार्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके थ्रू उन्होंने बताया किस तरीके से जो ब्रिटिश की ट्रेड पॉलिसीज हैं, जो मैंने पहले भी कई बार बताया कि जो ब्रिटिश क्या करते थे कि वहां से रॉ मटेरियल लेके जाते थे इंडिया से, उसको मैन्युफैक्चर किया और फिर उसको वापस इंडिया में बेचते थे, जबकि इंडियन जो रहेगा प्रोडक्ट जो रहेगा वो उससे कम्पीट नहीं कर पाता था, और इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्री थी उसको डेवलप नहीं करने दिया। वो हम आगे और वीडियोस में डिस्कस करेंगे कैसे इंडिया की इंडस्ट्री को डेवलप नहीं होने दिया गया, लोकल इंडस्ट्री थी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब कि जो गरीबी के कारण था वो ब्रिटिश रूल ही था, लेकिन उसको कैसे वहां तक, किस तरीके से ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज किया जाए। तो इनिशियली जो कांग्रेस में जो लोग थे उन्होंने यही कोशिश की किस तरीके से ब्रिटेन में जो पब्लिक ओपिनियन है उसको चेंज किया जाए। तो इसलिए उन्होंने इसके मेंबर भी बने, हाउस ऑफ कॉमन्स के, दादाभाई नौरोजी, एक बुक भी लिखी। ऐसे ही बोमिस चंद्र बनर्जी भी थे जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, और लॉयर थे, वो भी मॉडरेट थे। देन जी सुब्रमण्य अय्यर जिन्होंने हिंदू न्यूज़पेपर को फाउंड किया, वो अपने न्यूज़पेपर के थ्रू ब्रिटिश जो इंपीरियलिज्म था, ब्रिटिश जो रूल था, उसको क्रिटिसाइज करते थे। साथ ही उन्होंने तमिल न्यूज़पेपर भी स्वदेश मित्रन भी उन्होंने फाउंड किया था। और ये मद्रास महाजन सभा के को फाउंडर थे। मद्रास महाजन सभा जैसे बाकी की हमने एसोसिएशन देखी थी, ऐसी मद्रास महाजन सभा भी थी। फिर एक बहुत बड़ा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको महात्मा गांधी ने अपना पॉलिटिकल गुरु बोला था। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, और गोखले बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे उस समय, आईएनसी के मॉडरेट लीडर। देन सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनको राष्ट्रगुरु बोला जाता था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई थी, जो बाद में मर्ज हो गई थी कांग्रेस में। इन्होंने न्यूज़पेपर फाउंड किया था बंगाली। बाकी और भी मॉडरेट लीडर्स थे, जैसे रश बिहारी घोष, आरसी दत्त, एमजी रानाडे, फिरोज मेहता, मदन मोहन मालवीय, पी आनंद चार्लू, विलियम वेडरवन। अब इनके क्या एम्स थे, क्या डिमांड्स थे मॉडरेट्स के, एक्चुअली क्या चाह रहे थे, जो वैसे अच्छे से देख लेते हैं। अभी कई बार मैंने अभी इसी वीडियो में डिस्कस तो कर ही दिया है। उनकी कोशिश थी कि मासेस को, लोगों को एजुकेट किया जाए, पब्लिक ओपिनियन इंडिया में क्रिएट की जाए, लोगों को समझाया जाए किस तरीके से ब्रिटिश जो रूल है वो इंडिया के लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है, उनके राइट्स के बारे में बताया जाए, जैसे जिसके जिसके थ्रू वो जो ब्रिटिश जो रूल है, जो ब्रिटिश कंपनी है इंडिया में रूल कर रही थी, उनके सामने अपने राइट्स को वहाँ रखें। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और इंडियन काउंसिल लंदन में है, उसके सामने अपने रिप्रेजेंट करें, ये था आईएनसी का। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी इंडिया में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इस समय तक, वो पॉलिटी में हम पढ़ते हैं अच्छे से, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसका काम था इंडिया के लिए कानून बनाना। मतलब काउंसिल तो थी इंडिया में, लेकिन उस पर पूरी तरह से
वायसराय का कंट्रोल था, वायसराय जो चाहता था वही होता था, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी वायसराय जो चाहता था वो होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ये था, कानून सीधा सीधा ऐसा नहीं था कि इंडियन से पूछा जा रहा है आपको कानून बनाने के लिए इनिशियली। बाद में धीमे धीमे इसमें रिफॉर्म आते जाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। फिर एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट किया जाए। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सेपरेशन का मतलब ये है कि जिनका काम है कानून को पालन करना, वही जुडिशरी, वो जज ना हो, वही ये ना डिसाइड करें कि उस कानून का लोगों ने पालन किया या ना किया है, उसको सेपरेशन होना चाहिए। क्योंकि जिनका काम है कानून को पालन करना, अगर वही जज होंगे तो वो कैसे न्याय करेंगे, राइट। फिर उनका ये पिटिशन करते थे कि जो लैंड रेवेन्यू टैक्स है उसको कम किया जाए, जो पीजेंट का ऑपरेशन हो रहा है उसको कम किया जाए। उन्होंने ये भी नारा दिया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, जो कि अमेरिका में दिया गया था जब अमेरिकन कॉलोनीज ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करके अपनी मदर कंट्री ब्रिटेन के खिलाफ जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा, तो उनका पहला नारा यही था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आर्मी पे स्पेंडिंग कम करने के लिए बोला, क्योंकि जो आर्मी पे स्पेंड करो उससे इंडिया के इंटरेस्ट में था नहीं, इंडिया के पैसे से वो आर्मी खड़ा कर रहे हैं और अपने बाहर के वॉर्स लड़ रहे हैं, तो वो आर्मी पे जो स्पेंडिंग है वो कम किया जाए, जिससे कि लोगों के जो गरीब हैं उनके ऊपर वो खर्च किया जा सके। और साथ ही सॉल्ट टैक्स और शुगर पर जो ड्यूटी लगती है, जो टैक्स लगता था, उसको हटाया जाए। ये सारी उनकी डिमांड्स थी मॉडरेट्स के। मेन इसमें आपको जो ध्यान रखना है किस तरीके से आर्मी मेनली, क्योंकि आर्मी में पैसा जा रहा है वो पैसा लोगों की वेलफेयर पे खर्च हो सकता है। फिर सॉल्ट टैक्स, ड्यूटी ऑन शुगर, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि उसमें इंडियंस को उसमें शामिल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को उसमें शामिल किया जाए। वो अभी उस समय तक नहीं था, हम जो 1885 की बात कर रहे हैं। उसके आगे 1892 में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट आया, उसके थ्रू कुछ थोड़े से रिफॉर्म हुए, बट ऐसा नहीं था कि उसमें सीधा लोगों को, इंडियंस को उसमें लॉ बनाने का कुछ अधिकार मिला हो डायरेक्टली। फिर और भी जैसे इनकी डिमांड थी, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सिविल लिबर्टीज में, सिविल लिबर्टी मतलब कि लोगों को बोलने का अधिकार हो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम मिले, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस मिले, राइट। और इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप करने की कैपेबिलिटी इंडिया में जनरेट करनी चाहिए। तो इंडिया में जो इंडस्ट्री थी, ऑन इंडिजिनियस इंडस्ट्री नहीं थी, जो भी इंडस्ट्री थी थोड़ी बहुत वो भी ब्रिटिश ओन करते थे, तो वो मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में भी डेवलप की जाए, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा इंडिया का, और पॉवर्टी को दूर किया जा सकेगा। और जो इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था इंडिया का ब्रिटिश द्वारा, उसको रोका जाए। तो मतलब उनकी डिमांड्स तो थी, धीमे धीमे वो उन्होंने बोलना चालू कर दिया था कांग्रेस बनाने के बाद, लेकिन जो मेथड्स थे वो बहुत ही, अभी हम आगे देखेंगे क्या मेथड्स थे। फिर आर्म्स एक एक्ट आया था 1878 में, उसमें ये था कि इंडियंस को आर्म्स मैन्युफैक्चर करने का कोई अधिकार नहीं था, उनको पजेस करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन यूरोपियन थे वो आर्म्स रख सकते थे। क्योंकि 1857 के बाद जैसे उनको पता चला ब्रिटेन को कि अब उनका जो रूल था, वो जो माई बाप समझते थे लोग, वो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ होने लग गया। मतलब पॉसिबल है कि अगर लोगों को, मासेस को एजुकेट किया जा सके, जो कि अब कांग्रेस कर रही थी, तो वो लोग आर्म्स भी हाथ में ले सकते हैं। इसलिए आर्म्स एक्ट लेके आया था 1878 में। और वो बोलते थे, डिमांड करते थे आईएनसी वाले कि इंडियन के एजुकेशन पे आप और स्पेंड, कि जब इंडियंस एजुकेट हो पाएंगे तो वो लोग पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल जो है वो इनके इंटरेस्ट में नहीं है, जस्ट एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, राइट। सो ये उनके एम्स एंड डिमांड्स थे मॉडरेट्स के। फिर मेथड्स क्या थे, तो मेथड ये था कि वो पीसफुल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स से ही डिमांड अपनी रख रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, जिस तरीके से ब्रिटेन में जाके वहाँ के मेंबर, कई बार मैं बोल चुका हूँ कि वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनके सामने लॉबिंग करना, या फिर इंडिया में भी कौन जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके थ्रू अपनी बात रखना, मीटिंग्स करना, अंग्रेजों के साथ पैम्पलेट्स बांटना, मेमोरेंडम बांटना, डेलीगेशन भेजना अपने किसी भी इश्यू पर अपनी वॉइस रखने के लिए। मेनली 3 मेथड थे, प्रेयर्स, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। प्रेयर्स दैट यू आर जस्ट आस्किंग ब्रिटिश अथॉरिटी दैट आप प्लीज़ ऐसा कर दीजिए। देन पिटीशन, जस्ट पैम्पलेट के थ्रू आप अपनी बात रख रहे हो, या किसी कागज़ पे अपनी बात रख रहे हो, पिटीशन कर रहे हो। देन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट काउंसिल में ही प्रोटेस्ट, बाहर प्रोटेस्ट नहीं। ऐसा नहीं कि आप बाहर धरना दे रहे हो, लोग जो अगर अथॉरिटी है उन्होंने मना किया फिर भी आप प्रोटेस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं। प्रोटेस्ट जो काउंसिल में प्रोटेस्ट होगा वही प्रोटेस्ट। लेकिन उनको ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम में फेथ था, मतलब वो अपनी लॉयल्टी अभी भी जाहिर करते थे कि हमें अथॉरिटी में, लॉयल्टी में पूरा विश्वास है, ब्रिटिश सिस्टम में विश्वास है कि सिस्टम धीमे धीमे अपने आप को चेंज करेगा, और इंडियन को उनको सेल्फ रूल करने के लिए
धीमे धीमे कुछ उनको कुछ ऐसे कानून देगा जिससे कि वो धीमे धीमे अपने सेल्फ रूल कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं था कि आज़ादी की बात कर रहे हो या ब्रिटिश जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं था। और मेनली ये पॉलिटिकल जो एजुकेटेड क्लासेस थे उसी में कन्फाइंड रहा, ऐसा नहीं था कि मासेस तक ये लोग पहुंच पाए हों, राइट। तो सेल्फ गवर्नमेंट लेकिन ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर, इंडिपेंडेंस की बात नहीं करते थे। तो ये सब चाहते थे बस धीमे धीमे भी पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिले, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मिले, लिबर्टीज मिले और सेल्फ गवर्नमेंट मिले, लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर ही रहेगा, सही रहेगा। ये इनके मेथड्स थे मॉडरेट्स के। तो अब थोड़ा सक्सेस क्या इन्होंने अचीव किया इम्पैक्ट, तो अचीव ऐसे माना जाता है कि 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया, वो इसका फर्स्ट अचीवमेंट था, क्योंकि ये यही कोशिश कर रहे थे कि जो जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट है उस तरीके से इंडिया में भी इंडियंस को मौका दिया जाए कानून बनाने का, काउंसिल उसको एक्सपेंड किया जाए। तो ये जो एक्ट आया उसके थ्रू जो इंडियन काउंसिल थी उसको एक्सपेंड किया गया, साइज बड़ा किया गया, और उसमें जो नॉन ऑफिशियल्स थे उनका प्रोपोर्शन बढ़ाया गया। फिर उन्होंने जो भी अपने न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी के थ्रू एटलीस्ट उन्होंने कुछ तो नेशनलिज्म जनरेट किया इंडिया के अंदर, कुछ तो अपनी बात पहुंचाई, भले ही वो इंग्लिश में थी या कुछ लोग रीजनल लैंग्वेज में भी लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे, लेकिन धीमे 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 उन्होंने जो सीड्स तो उन्होंने बो दिए थे नेशनलिज्म के। जिस तरीके से दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब लिखी, या गोखले जी जो अपने स्पीच देते थे इंडियन काउंसिल में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें अपने स्पीच देते थे, और कोई भी बजट है उस पर अपनी स्पीच दे के बोलते थे कि जो ब्रिटिश बजट है, जिस तरीके से पैसा स्पेंड किया जा रहा है वो इंडियंस के वेलफेयर में नहीं है, एजुकेशन पर अपना देना चाहिए। तो उससे लोगों के अंदर थोड़ा तो ये जनरेट होने लगा था। फिर उन्होंने आइडियल जो डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, इन सब चीज़ को पॉपुलराइज किया। इन सब चीज़ अभी तो लोगों को पता ही नहीं था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। उनको इतने सालों से किसी न किसी रूल में तो रह ही रहे थे लोग, चाहे पहले इंडियन राजा थे या उससे पहले कोई राजा था, कि लिबर्टी, ट्रू लिबर्टी क्या होती है, ट्रू डेमोक्रेसी क्या होती है, कि सच में लोग ही अपने लिए कानून बनाना चाहिए, इक्वलिटी क्या होती है, सब लोग बराबर हैं। ये सब चीज़ें जो आइडियल्स हैं वो धीमे धीमे पॉपुलराइज किए। और सबसे इंपॉर्टेंट यही कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी ब्रिटिश की, वो इंडियन के वेलफेयर में नहीं थी, वो जस्ट ड्रेन कर रही थी इंडिया को, और पॉलिटी का सीधा सीधा रीजन जो था वो ब्रिटिश रूल ही था। तो ये एक्सपोज किया गया। तो जैसे बताया मैंने, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, ये एक्चुअली सोशल रिफॉर्मर्स भी थे। जैसे सर जो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सोसाइटी में भी रिफॉर्म का काम करती थी, जैसे चाइल्ड मैरिज या विडोहुड जो इम्पोज की जाती थी जबरदस्ती, उसके अगेंस्ट विडो री मैरिज, इन सब के लिए भी काम करते थे। इसका भी ये फर्क पड़ा था कि साथ में इन लोगों के अंदर जो उनके दूसरे काम थे उनके बारे में पता चलने लगा धीमे धीमे। क्या लिमिटेशंस थी? लिमिटेशंस यही था कि ये सिर्फ एजुकेटेड इलीट्स जो थे उन्हीं ने पार्टिसिपेट किया, मासेस का कोई पार्टिसिपेशन इसमें था नहीं डायरेक्टली, कि बहुत सारे लोग सीधे जाके कुछ धरना दे रहे हो या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। और ये डिड नॉट, उन्होंने सीधा डायरेक्ट इंडिपेंडेंस की मांग नहीं की कभी भी, फॉरेन रूल से सीधा फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं की, ये एक लिमिटेशन था। तो एक और चीज़ बोली जाती है कि ये लोग एक्चुअली, उनको लगता था कि जो लोग हैं वो इतने समझदार नहीं हैं, उनमें कितने कैपेबल नहीं है, या उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सीधा मास मूवमेंट कुछ कर सके पूरा, जिस तरीके से गांधी जी ने स्टार्ट किया, पूरे लोगों को अपने साथ लेके अंग्रेजों के खिलाफ जो मूवमेंट्स इतनी सारी स्टार्ट की थी, तो वो वाली चीज़ इनको लगता था नहीं है, अभी लोगों के अंदर उतना समझ नहीं है कि वो ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ अपनी बात को प्रोटेस्ट के थ्रू रख पाए। मेनली ये वेस्टर्न आइडियाज थे, पॉलिटिकल जो थिंकिंग थी उसी को ही यहाँ पे इम्पोज कर रहे थे, जो इंडियंस से रिलेट नहीं कर पा रहे थे, जिस तरीके से इंडियंस अपने आप को सोच पाते थे उससे इनका रिलेशन बहुत ही कम था। देन 1905 के बाद 1909 बोला जाता है, एक मिलिटेंट नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, ग्रोथ होने लगा मिलिटेंट नेशनलिज्म का। मिलिटेंट नेशनलिज्म मीन्स दैट वो लोग सिर्फ काउंसिल में भाषण और पिटीशन से नहीं रहेंगे, वो जमीन पे आके प्रोटेस्ट करेंगे, जमीन पे आके विद्रोह करेंगे। लोग जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करेगी। और आप पढ़े तो कुछ लोग जो इंडिविजुअल हेरोइक इंसिडेंट होने लगे, जो लोगों ने हथियार भी उठाए, कई सारे लोगों ने, वो लोग बम फोड़ने लगा, या ब्रिटिश अथॉरिटी को किस तरीके से जो काफ़ी क्रूर कोई अधिकारी है तो उसकी किलिंग करना, तो जो इस तरीके से मिलिटेंट नेशनलिज्म
की ग्रोथ हुई 1905 के बाद। कॉजेज क्या थे? कॉजेज क्या थे? कॉजेज ये था कि धीमे उनको पता चला कि जो ब्रिटिश रूल है, लोगों को, लीडर्स को भी ये पता चलने लगा कि जो ब्रिटिश रूल है वो कभी भी कंसेशन नहीं देगा। दे विल नॉट कंसीड द डिमांड्स लाइक दैट गिविंग द सेल्फ रूल और गिविंग द मोर सिविल लिबर्टीज, ये नहीं होने वाला है। उनको ये पता लग गया कि इस तरीके से नहीं होगा, इनको सीधा सीधा चैलेंज करना ही पड़ेगा। और ये इनको फील हुआ कि अब इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इंडिया लीड करनी चाहिए, ना कि ब्रिटेन के जो ऑफिसर्स है वो इंडिया की गवर्नमेंट जो थी, जो गवर्नमेंट तो थी इंडियन गवर्नमेंट बोला जाता था क्योंकि काउंसिल थी, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो वो अब इंडियंस को ही लीड करना है। तो ये अब लोगों के अंदर ये फीलिंग आने लगी थी। बाकी जो इकोनॉमिक मिजरीज थी वो बहुत बढ़ चुकी थी। 1890s में जो भी रूल था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव था। कई सारे फमाइन्स हुए। अराउंड 1896 से 1900 के बीच में 90 लाख पीपल डाइड बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज ऑफ इन सीवियर फेमाइंस। हंगर की वजह से 1896 से 1900 के बीच अराउंड 90 लाख पीपल डाइड। जस्ट इमेजिन उस समय। तो उसकी वजह से अब लोगों के पास अब धैर्य खो रहे थे। दे वर लूजिंग द पेशेंस कि हम पिटीशन करें, बस स्पीचेस दें, उनसे प्रेयर करें कि आप हमें कंसेशन दे दो, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कारण था मिलिटेंट नेशनलिज्म का। जैसे कि कई सी चीज़ें हुई, उनको रियलाइज हुआ कि अब ये राइट्स नहीं देने वाले इंडियंस को, बल्कि उनसे ले रहे हैं वापस। जैसे कुछ इंसिडेंट यहाँ पे हैं, जैसे 1897 में नाथू ब्रदर्स थे, उनको डिपोर्ट कर ट्रायल के बिना ही डिपोर्ट कर दिया गया, कोई लॉ कानून बिना ऐसी किया। तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, उनको भी सिडीशन के लिए इम्प्रिजन किया गया। जब तिलक ने क्या करते थे, वो मिलिटेंट में आते थे। तिलक ने लोगों को भड़काना, एक तरीके से ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन लोगों को उस बीच में जाके जो भी फेयर मेले लगते थे उसमें जाके उनको समझा रहे हैं, एक तरीके से भड़काना, मतलब कि आप इनको विरोध करना है, जो अथॉरिटी है, ब्रिटिश रूल है, वो हमारे अगेंस्ट है, किस तरह में एक्सप्लोइट कर रहा है। तो उसको सिडिशन देखा गया कि आप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, तो उसको बाल गंगाधर तिलक जी को जेल में डाल दिया गया था सिडिशन पे 1897 में। देन 1898 में अब वो क्या कर रहे थे, जैसे जैसे थोड़ा सा भी स्पीच वगैरह ऐसे हो रहा था, तो धीमे धीमे लॉज को और रिप्रेसिव बनाते जा रहे थे। जैसे 124A जिसके जो सिडिशन जिसके अंडर होता है, उसको और ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया और उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, और एक 156A भी इसमें ऐड कर दी गई आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में। 124A अभी भी हमारे इंडियन पीनल कोड में है। सिडिशन वाली जो चीज़ है वो अभी भी हमारे इस पर डिबेट होता रहता है कि शुड इट बी इन द लीगल बुक्स और नॉट, लॉ बुक्स और नॉट, ये हमारे इंडियन पीनल कोड में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। फिर उन्होंने 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लेके आया, जिससे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्ब किया। फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब प्रेस क्योंकि प्रेस में लिखते थे, लिखने लगे थे लीडर्स, प्रेस में लिख के लोगों को बताते थे, अपनी बात पहुंचाते थे, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के थ्रू फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी सप्रेस किया गया। फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया, जिससे यूनिवर्सिटीज़ पर पूरी तरह से ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया था। तो ये ऐसे कुछ लॉज के थ्रू उनको अब धीमे धीमे पता चलने लगा कि जो जो ब्रिटिश रूल है वो ब्रिटिश जो रूल अब कंसेशन नहीं देने वाले हैं, वो कुछ भी इंडिया के फेवर में कोई भी लॉ नहीं लेंगे। फिर साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ने लगा। लीडर्स जैसे अरबिंदो, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, जो कि मिलिटेंट लीडर्स माने जाते हैं, उन्होंने अब उनको अब लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उनको लगा कि अब इंडियंस लोगों के लोगों में कैपेसिटी है, उनका एक करेक्टर है कि लोग अपने सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लोग लड़ाई के लिए, एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये विश्वास आने लगा धीमे धीमे। तो ये भी कारण था कि मिलिटेंट नेशनलिज्म बढ़ी। फिर एक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी कॉज रहा, जो ऐसा कि बाहर चल रहा था, बाहर के देशों में चल रहा था, उससे अफेक्ट होके लोगों के अंदर ये फीलिंग आने लगी कि हम इस अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि इटालियन आर्मी को इथोपियंस ने 1896 में हरा दिया था। बोर बार्स हुए थे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, उसमें ब्रिटिश जो रूल था उसको डिफीट का सामना करना पड़ा था। फिर जापान ने रसिया को हराया 1905 में। और जापान जो है इंडिपेंडेंटली 1868 के बाद जब उसने मॉडर्न इंडस्ट्री को अपनाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ और इकोनॉमिकली वो ग्रो करने लगा, तो इंडियंस में भी अपने आप में ये फेथ आने लगा, ये कॉन्फिडेंस आने लगा कि हम भी अपने आप को ब्रिटिश लोगों के बिना अपनी इकोनॉमी चला सकते हैं, हम आप खुद को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और क्योंकि जब जापान कर सकता है, एक छोटा सा कंट्री, एशियन कंट्री है, नॉन वाइट कंट्री मतलब बोला जाता थे, वो भी वाइट्स बट
नॉन यूरोपियन कंट्री जो है वो जब अपने आप को ग्रो कर सकता है और इवन रसिया जैसी बड़ी ताकत को हरा सकता है, तो इंडियंस भी ऐसा कर सकते हैं और उनको भी ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहिए। बाकी और भी जगह नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, जैसे कि इजिप्ट में, इजिप्ट भी ब्रिटिश रूल के अंडर था, रसिया में भी आयरलैंड में चल रही थी, आयरलैंड जो अपनी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था ब्रिटिश से ही, क्योंकि उनको आज़ादी मिल गई थी। फिर टर्की में, पर्सिया में, चाइना में जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, उससे भी फर्क पड़ा इंडिया में कि वहाँ इंडिया में भी अब नेशनलिस्ट मूवमेंट होनी चाहिए, मिलिटेंट नेशनलिज्म होना चाहिए। तो ऐसे इस तरह धीमे धीमे बढ़ा। और ऐसा तो ये मैंने पहले ही बताया कि लोगों के अंदर अब सेक्रीफाइस करने की फीलिंग आ रही थी। जब इस ये सब चीज़ वो देख रहे थे तो लोगों को लगता कि हमारी लाइफ कुछ नहीं है, या हम जो भी हमारी जो इकोनॉमिक हार्डशिप होगी या कुछ भी फिजिकल हार्डशिप होगी वो कुछ नहीं है, हमें देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए कुछ करना पड़ेगा, बड़े कॉज के लिए। बाकी मॉडरेट जो अभी तक अचीव कर पाए थे पिछले 20 साल में, 1885 से 1905 तक, उससे वो लोग अब डिसइंटेंटमेंट हो रहा था। उनको लग रहा था यंग लोगों को कि ये जो अचीव किया वो सफिशिएंट नहीं है और इस तरीके से तो हम कभी भी अपने आप को सेल्फ रूल अचीव नहीं कर पाएंगे। उनको लगा कि जो प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट जो तरीका है वो कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो ये मॉडरेट्स की फेलियर से भी डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था और वो एक कॉज बना। बाकी उस समय जो कर्जन उस समय जो वॉइस रहा था, उसने जो पॉलिसीज अपनाई थी वो भी एक बहुत बड़ा कारण बना। जिस तरीके से उसने अपने 7 साल के रूल में, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी एक्ट या फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो मैंने बताया 1904 में, या कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट जिसमें कि नंबर्स कम कर दिए, या अल्टीमेटली बंगाल का पार्टीशन जो किया था, ये जो इस तरीके से जिस तरीके से वो रूल कर रहा था, वो भी अब लोगों को नीचे तक अब पता चलने लगा धीमे धीमे कि ये जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। और तो उस समय का जो रूल था कर्जन का, वो भी बहुत बड़ा कारण बना मिलिटेंट नेशनलिज्म। और लोगों के अब दिमाग में ये डाउट नहीं रहा था कि ब्रिटिश जो रूल है वो रिएक्शनरी है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ एक्सप्लॉइट करने के लिए। फिर जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था धीमे धीमे, उसके खिलाफ भी एक रिएक्शन आया। जैसे पहले ही बताया, जैसे स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने, ये यंग लोग थे, उनको इंस्पायर किया अपने पास्ट से। उन्होंने बताया किस तरीके से इंडियन जो पास्ट है वो कितना ग्लोरियस रहा है, और जो ब्रिटिश और जो वेस्टर्नाइजेशन वैल्यूज हैं वो हमारे वैल्यूज के साथ वो नहीं रह सकते हैं। मतलब इन लोगों ने बोला कि वेस्टर्न वैल्यूज को सिर्फ जो लिबर्टीज की बात करते हैं, डेमोक्रेसी जो वैल्यूज है, इन सबको अपनाओ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम वेस्टर्नाइज हो जाएं। और जो उन्होंने ये समझाया कि जो वेस्टर्नाइजेशन जो है वो सिर्फ एक तरीका है जिससे कि वो चाहते हैं कि इंडियन जो है वो वेस्टर्नाइज बन जाए, सबमर्ज हो जाए, और ब्रिटिश जो रूल है वो हमेशा के लिए चलता रहे। जब हम भी अंग्रेजों से हो जाएंगे तो हम अंग्रेज रूल को पसंद करने लगेंगे और उसी तरह चलने लगेंगे। तो ये उनका एक सोच, उस समय एक सोच थी। तो उसके अगेंस्ट फिर एक रिएक्शन बढ़ने लगा, और उसके लिए क्या करना पड़ा, लीडर्स ने अपनी ग्लोरियस पास्ट जो था, एंशिएंट पास्ट था, उसको लोगों के सामने प्रेजेंट किया। और साथ ही पॉलिटिकल मैसेज भी दिए, जैसे दयानंद सरस्वती जी ने बोला था, इंडिया फॉर द इंडियंस। इंडिया है उसमें सिर्फ इंडियंस ही रहेंगे, इंडियंस ही रूल करेंगे। जो वेस्टर्न सुपीरियोरिटी की जो थ्योरी है वो एकदम ही फ्लॉड है। हम भी अब हमारे पास में बहुत ही सुपीरियर रहे हैं। उस समय तो बल्कि यूरोप में कुछ भी नहीं था। मतलब इस तरीके से वो बताने लगे कि जिस समय हमारा एंशिएंट पास था वो बहुत ही रिच रहा, तो हम अपने आप को रूल कर सकते हैं। इंडिया शुड बी ओनली फॉर इंडियंस, वी डोंट नीड ब्रिटिशर्स टू रूल ओवर अस। तो ये जो फील थी वो बढ़ने लगी। तो ये सारे कॉजेज थे मिलिटेंट नेशनलिज्म के ग्रो करने के। देन जो मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट जो बोला जाता है, जो इस विचारधारा को बढ़ा रहा था, वो लीडर्स भी काफ़ी एफिशिएंट लीडर्स थे। कई सारे ऐसे लीडर्स थे, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट तो बाल गंगाधर तिलक ही हैं। फिर बाकी अश्विनी कुमार दत्त, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, बाल गंगाधर तिलक मैंने बता ही दिया। तो इन लोगों ने जिस तरीके से काम कर रहे थे लोगों के बीच में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। एक लीडरशिप मिलने लगी थी अब। और इनका कहना था कि, अब इनका कहना क्या था, क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि नेशनल मूवमेंट जो होनी चाहिए उसका सिर्फ और सिर्फ जो गोल होना चाहिए वो स्वराज होना चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। और उनको विश्वास था लोगों की कैपेसिटी में, दैट दे कैन चैलेंज द अथॉरिटी।
और उनका कहना था कि पर्सनल सेक्रीफाइस चाहिए। वही ट्रू नेशनलिस्ट है जो कि हमेशा तैयार है अपने पर्सनल सेक्रीफाइस करने के लिए अपने देश की आज़ादी के लिए। और ये अब सीधा फॉरेन रूल के हेट्रेड बढ़ाने लगे। मतलब बाकी लोग क्या करते थे, लॉयल्टी दिखाते थे कि ब्रिटिश रूल है, उसी जस्टिस सिस्टम में बिलीव करते थे, लेकिन कहा था कि नहीं, फॉरेन रूल बिल्कुल ही हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, उसे उसके लिए हेट्रेड बढ़ाने लगे थे। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक को सेडिशन चार्जेस पे जेल जाना पड़ा था। ठीक है, तो ये यहाँ तक अभी आज यहीं तक देखते हैं, बाकी अगले वीडियो में फिर कुछ आगे इससे आगे बढ़ेंगे।